तो कंटिन्यू करते हैं, कल जहां पर छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वॉट एवर वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, check the next problem. A rectangular under reinforced section, a rectangular under reinforced section of effective size 300 mm by 450 mm, 300 mm by 450 mm is reinforced with three 16 mm diameter bars of Fe 415, M20 concrete. Assume straight line instead of parabola for stress strain curve of concrete. तो हमें पता है concrete के अंदर हम stress strain curve कुछ भी मान सकते हैं of concrete and partial factor of safety equals to 1. एक्चुअल में कितनी होती है? एक्चुअल में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है हमारी 1.5। यहाँ पर कितनी आ गई हमारी? यहाँ पर वैल्यू कितनी ले ली हमने? यहाँ पर वैल्यू बोल रही है सवाल के अंदर कितनी लेनी है आपको? 1 लेनी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो वैसे हमारी वैल्यू चलती है 1.5, सो प्रैक्टिकली द वैल्यू इज 1.5। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको बोल रहा है आपको कितनी लेनी है? 1 लेनी है। कैलकुलेट क्या करना है? सो कंप्यूट फर्स्ट पार्ट, position of neutral axis with respect to extreme compression fiber, first part of the problem. Second part of the problem, calculate difference between depth of neutral axis calculated as per IS 456 and part A. चलो read the problem and calculate. प्रॉब्लम पढ़ो, देखो क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो इस बार हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ओरिजिनल पोर्शन है वो पैराबोलिक नहीं है, वो लीनियर निकल के आएगा। मोर ओवर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 नहीं है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस बार 1 है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पहले पार्ट में क्या निकालना है? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी है। और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हम कैसे निकालते हैं? कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स करके। कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स करने के लिए कंप्रेशन निकालनी पड़ती है। कंप्रेशन के लिए मुझे एरिया चाहिए होता है किसका? स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का। तो जो एरिया हमने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का निकाला हुआ था उसमें जो इनिशियल पोर्शन था अप टू दी स्ट्रेन ऑफ 0.002 वो पैराबोलिक था। इस बार क्या आ गया? लीनियर आ गया। इन दिस केस इट इज लीनियर, तो कैलकुलेशन विल बी चेंज्ड, कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो पहला सवाल है, करके देख लेता हूं, मैं आपको करके बता देता हूं कैसे निकल के आएगी वैल्यू। तो इस बार हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? सो दिस विल बी अवर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। So in our case now stress strain diagram will be this, ये हमारी वैल्यू होगी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। So this is the stress strain diagram which is to be considered। तो कंक्रीट के लिए आप ये कंसीडर करोगे तो ये स्ट्रेस है, इसको ऊपर भेज दिया, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, on x axis we have strain at the strain of 0.002,
तो जब तक स्ट्रेन 0.002 है, हमारी वैल्यू कितनी है, हमारी वेरिएशन कितनी है, लीनियर है। और हमारा जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, हमारा स्ट्रेस होगा 0.67 Fy डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है हमारी, 1 है। और कहां तक जाएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू जाएगी अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035, और तब तक हमारी वेरिएशन लीनियर नहीं होगी, तब तक हमारी वेरिएशन होगी स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंसीडर करके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। तो एक छोटा सा चेंज कर दिया कैलकुलेशन के अंदर। सो माइन्यूट चेंज इज बीइंग डन इन द कैलकुलेशन। कैसे अप्रोच करेंगे इसे, हाउ टू अप्रोच दिस, पेज ऐड किया, इसको नीचे लेके आया, तो इसको नीचे लेके आया, सेक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को वापस, आई हैव टू ड्रॉ द सेक्शन। तो सारी चीजें एक साथ ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ऑल दी पॉइंट्स आई एम शोइंग साइमल्टेनियसली, बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये हमारा सेक्शन है, दिस इज अवर सेक्शन। ये हमारी अच्छा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की कहानी होगी, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की कहानी होगी, तो चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हार्डली मैटर्स। डायग्राम में तो दिखाई दिया ना पीछे आपको, आई हैव शोन द डायग्राम। ये हमारे रेफरेंस के लिए, दिस इज फॉर रेफरेंस व्हिच आई हैव ड्रॉन, ये रेफरेंस के लिए आपको बना के दिया है। स्टील हमेशा फ्री हैंड से बना रहा हूं मैं। सो क्या दे रखा है स्टील के बारे में आपको, 316 mm के डायमीटर के बार है, तो 316 mm डायमीटर के बार है, और क्या साइज है, 300 बाय 450 mm। तो साइज दे रखी है आपको 300 बाय 450 mm, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, साइज इज गिवन टू बी 300 बाय 450। अच्छा, जो 450 आपको साइज दे रखी है वो कौन सी साइज है जो 450 आपको साइज दे रखी है वो कौन सी साइज है, the 450 size which is given to you is which size, और कहीं भी इसकी यूज होगी क्या, कहीं भी इसका यूज होगा क्या, सो नोवेयर इट विल बी यूज्ड। आपको मोमेंट तो निकालना ही नहीं है, मोमेंट इज नॉट टू बी कंप्यूटेड, आपको साइज दे रखी है ओवरऑल, तो मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना है कहीं भी आपको, नोवेयर द मोमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो कहीं भी मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना है आपको। तो अगर मोमेंट कैलकुलेशन होती तो मुझे लीवर आर्म निकालनी पड़ जाती, देन आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म, लीवर आर्म में फिर दिक्कत होती है हमें। तो मार्क कर लो इसे, सो इट इज बीइंग मार्क्ड। तो अभी क्योंकि जानकारी नहीं दे रखी, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ओवरऑल डेप्थ लेके चल रहा हूँ, ओवरऑल साइज ही गिवन होती है हमें, अफेक्टिव होता तो बताता हमें कि अफेक्टिव साइज है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी सवाल में मैंने मेंशन कर दी डायग्राम के फॉर्म के अंदर, इट्स बीइंग मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। क्लियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। अब स्ट्रेन डायग्राम अलग बना रहा हूँ, स्ट्रेस डायग्राम अलग बना रहा हूँ, आई एम शोइंग बोथ द डायग्राम सेपरेटली। तो ये कंक्रीट में स्ट्रेन, कंक्रीट में स्ट्रेन, सो दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम। स्टील के लेवल पे स्ट्रेन दिखानी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है, सो बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दिस इज नॉट अवेलेबल। ये हमारी वैल्यू है स्ट्रेन की, ये हमारी वैल्यू है स्ट्रेन की 0.002, ये वैल्यू है स्ट्रेन की 0.0035, सो 0.0035। क्लियर चीज। अब अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं अगर मैं इसकी, इफ आई शो दी स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस डायग्राम अगर आपको स्टील में दिखानी है वैल्यू, स्टील में वैल्यू जो है स्ट्रेन की शो कर सकते हो आप, यू कैन शो द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेन की वैल्यू शो करनी है शो कर सकते हो, पर इसका कोई यूज नहीं है, नोवेयर इट इज बीइंग यूज्ड, बट स्टिल आई एम शोइंग इट। तो ये जो वैल्यू होगी, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy बाय ES, ये स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मैं स्ट्रेस ब्लॉक बनाऊं यहाँ पे, इफ आई शो यू द स्ट्रेस ब्लॉक, तो अगर स्ट्रेस ब्लॉक बनाऊं, दिस विल बी 0.87 Fy, तो 0.87 Fy। कंक्रीट का अगर स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनाया जाए, ओरिजिनली पैराबोलिक की जगह क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर पोर्शन है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम है। मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट 0.0035 होगा ना, तो बेटा वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट 0.0035 होता है। अंकित साहू जरा देखना क्या बोल रहे हो,
अपनी स्टेटमेंट पढ़ना, क्या बोल रहे हो? 0.67 FCK, तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के आई है 0.0035। गजब। तो मतलब कितना लेक्चर चल रहा है? 22वां लेक्चर चल रहा है। मतलब 22 लेक्चर मैंने निकाल दिया, उसके बाद ये चीज बोल रहा है कि सर मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू 0.0035 है। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेस ले लो भाई तुम। चलिए, तो ये हमारी एनालिसिस है। दिस इज अवर एनालिसिस। आपको पहले केस में क्या निकालनी पड़ेगी? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है, जो कंप्रेशन बराबर टेंशन करके निकालते हैं। तो जो कंप्रेशन बराबर टेंशन करके निकाली जाती है, इसको मैंने क्या बोल दिया? XU बोल दिया। दिस इज टर्म्ड एज XU। इसको XU बोला, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, X1 X2। सो दीज आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये X1 है, ये X2 है। तो दिस इज X1 X2। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये दूसरा आया सचिन कुमार, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करेगा। अरे स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.0035 बाबा, स्ट्रेस की थोड़ी ना होती है। ये दूसरा आ गया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिपेंड करेगा। गजब गजब लोग हैं। सर इट इज गिवन अफेक्टिव साइज मेंशन्ड है प्रॉब्लम के अंदर, अफेक्टिव साइज। अगर अफेक्टिव साइज मेंशन्ड है तो 450 है। तो अगर सवाल में अफेक्टिव साइज गिवन है तो 450 मेरी अफेक्टिव साइज है। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो ओवरऑल साइज होती है हमारी। तो इन्होंने बोला सर प्रॉब्लम में अफेक्टिव साइज लिखा है। तो अमित कुमार, अगर अफेक्टिव साइज लिखा हुआ है, मैंने वो स्टेटमेंट देखी नहीं थी। अगर अफेक्टिव साइज लिखा है तो इसका मतलब अफेक्टिव डेप्थ है। कुछ नहीं लिखता तो ओवरऑल डेप्थ है हमारी। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। चलो मार्क करो पॉइंट A, B, C, D, E। X1 X2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X1 X2। तो X1 X2 तो सेम वही आएगा जो हमने पहले कंसीडर किया हुआ था, कोई चेंज नहीं आएगी। स्ट्रेस की वैल्यू सर टॉप फाइबर पे बेटा पूरी स्टेटमेंट लिखा करो। और अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। सवाल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जब सवाल खत्म हो जाए कुछ भी बोल देना फिर। सो X1 X2 की वैल्यू सेम वही होगी जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है। स्टिल मैं दोबारा कैलकुलेट करके दे देता हूँ। स्टिल आई एम कैलकुलेटिंग अगेन। सो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। ये सिमिलर है ट्राइंगल के EDC के। तो सिमिलरिटी लगाई, 0.0035 बाय XU इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय X2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, X2 कितना निकल के आता है? X2 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 4/7 XU। बिल्कुल सही बात है, 4/7 XU। उसी तरीके से X1 की वैल्यू आ जाती है 3/7 XU। तो एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल गुप्ता। राहुल, अभिषेक दोनों ने बिल्कुल सही बताया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब मुझे एरिया निकालना है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का। आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो ये एरिया है A1, ये एरिया है A2। सो आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। अब एरिया निकालते हैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का। तो A1 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? बेस इंटू हाइट। सो 3/7 XU इंटू 0.67 FCK। जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कमिंग आउट? कोफिशिएंट्स निकालना आगे वाले, कितना है कोफिशिएंट? व्हाट इज द कोफिशिएंट कमिंग आउट? तो हाफ बेस इनटू हाइट, सो 0.67 FCK। ये हमारी वैल्यू आई A2 की। जरा A1 के वाले कोफिशिएंट निकाल के बताना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द A1 कमिंग आउट? 0.287। सो 0.287 साथ में क्या आएगा? FCK इंटू XU। A2 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 0.67 FCK। हाइट कितनी है हमारी? X2। और X2 की वैल्यू कितनी है? 4/7 XU। सिंप्लीफाई करके बताओ जरा A2 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज A2 कमिंग आउट? ट्राइंगल का एरिया जो आ रहा है उसमें कोफिशिएंट कितना है आगे? व्हाट इज द कोफिशिएंट इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 4/7 0.67 0.191। सो 0.191 ये हमारा A2 निकल के आ गया। पेज ऐड किया, टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम A1 प्लस A2। तो 0.287 प्लस 0.191 FCK इंटू XU। जरा बताना टोटल एरिया कितना है? जरा बताना टोटल एरिया कितनी निकल के आ रही है? व्हाट द टोटल एरिया? 0.478।
0.478 FCK into XU. This is the total area coming out. खत्म हो गई कहानी. So we can say for position of neutral axis. So for position of neutral axis क्या करेंगे हम? कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर देंगे. कंप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम 0.478 FCK XU into width of the section. सेक्शन की विड्थ से मल्टीप्लाई किया. दिस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST. सो 0.87 FY इंटू AST वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो. तो 0.478 FC के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20. सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20. XU हमें निकालना है. B की वैल्यू कितनी है? 300 mm है. इंटू 0.87 FY. FY कितना है हमारा? 415. एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू पाई 16 का होल स्क्वायर बाय 4. सॉल्व करो, XU की वैल्यू निकल के आ जाएगी. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU. 75.85 mm. 75.85 mm. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पहला पार्ट है सवाल का. कोई सा भी डाउट उसमें किसी को? सर A2 को पैराबोला क्यों नहीं लिया? सर A2 को पैराबोला क्यों नहीं लिया? ये देखो नींद में से उठ के आया है अभी. वाह मेरे दोस्त, क्या सवाल पूछा है. A2 को पैराबोला क्यों नहीं लिया? भाई अगर मैं A2 को पैराबोला लेता तो मैं ये सॉल्व क्यों करता दोबारा? पैराबोला वाला तो मैं सॉल्व करके दे ही चुका हूं ना आपको. तो पहली बात तो ये है भाई, सवाल में दे रखा था अज्यूम स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ पैराबोला. चलो कोई बात नहीं. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये पहला पार्ट है हमारे सवाल का. पहले पार्ट पे किसी को कोई भी डाउट हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट फॉर एनीवन? मस्ती हो जाती है इसी बहाने. सही बात है. टाइटल में चैप्टर का नाम दिया कीजिए ताकि पता चले कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ एंड में. भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास. रोज की 8 क्लासें होती है मेरी. हर क्लास में मैं टाइटल भी देता रहूं तो हो गया काम मेरा. इतना माथा नहीं है मेरे पास कि हर क्लास का मैं ट्रैक भी रखूं कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया. इतना सब कुछ नहीं होता. जब 8 घंटे की क्लास ली जाती है उसके पीछे बैकएंड अभी जो भी काम हो रहा है कम से कम 4 घंटे का बैकएंड काम होता है उसके ऊपर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अगला पार्ट है सवाल का. वो ये बोल रहा है कि आप यही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालिए. कैसे? आप यही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालिए IS 456 के तरीके से और बताओ डिफरेंस कितना है. व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में डिफरेंस निकालना है. तो दोनों में डिफरेंस निकालना है. तो एज पर IS 456 हम XU की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो XU विल बी इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B इंटू XU तो ऊपर ही आ गया. जरा निकालना IS 456 के हिसाब से. 0.87 415 3 इंटू पाई 16 स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 300. तो ये IS 456 के हिसाब से निकाली हुई है. कितनी है? भैया तुम्हारे लिए तो कम से कम नहीं पढ़ा रहा हूं जिसमें ये लक्षण नहीं है कि एक फैकल्टी से कैसे बात करने चाहिए, तो कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं. जिसमें इतने लक्षण नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात करें, तो कम से कम भाई तुम्हारे लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं. जो रोज पढ़ता है उसको पता होता है कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है. तो पढ़ने का पहला रूल तो ये होता है भैया, एक बार देख तो लो सामने कौन पढ़ा रहा है. या तो जबान ही ऐसी होगी, और जब पता है जबान ऐसी तो उसको बंद करके रखते हैं. मेरी जबान और बड़ी है इसलिए मैं रोक के रखता हूं, ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब मेरा मुंह खुल जाएगा अच्छे छूके बंद हो जाते हैं फिर.
इसलिए देखा होगा मैं काम की बात करता हूं, ज्यादा बात नहीं करता हूं। कितनी आ रही है वैल्यू? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 100, 100.82। तो डिफरेंस कितना हुआ? व्हाट द डिफरेंस कमिंग आउट? सो डिफरेंस वैल्यू आ रही है हमारी 100.82 माइनस 75.85। व्हाट द डिफरेंस कमिंग आउट? 24.89, 24.89 mm। क्लियर है पूरी कहानी? सो बोथ दी पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंप्लीटेड। दोनों ही पार्ट कंप्लीट है हमारे प्रॉब्लम के। परसेंटेज चेंज पूछा है क्या? हेल्पिंग हैंड परसेंटेज चेंज पूछी है क्या? सिर्फ चेंज पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा है बस, परसेंटेज डिफरेंस नहीं पूछा हुआ है। अगर परसेंटेज डिफरेंस पूछता है तो परसेंटेज डिफरेंस निकालते हैं। अभी उसने बस डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बस यही आ रहा है 24, अप्रोक्सीमेटली 25 mm का। सो डिफरेंस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 mm। सो इफ परसेंटेज डिफरेंस वुड हैव बीन आस्क्ड, तो परसेंटेज डिफरेंस निकाली जाती है। अभी आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम ओनली डिफरेंस इज टू बी कंप्यूटेड, और कुछ नहीं कैलकुलेट करना। क्लियर पूरा सवाल? तो एक मॉडिफिकेशन तो यही है, वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज दिस। क्लियर है? चलें आगे। चलो एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करते हैं, वन मॉडिफिकेशन मोर इज बीन डन। चलो अगला प्रॉब्लम देखो, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है इन द डिजाइन ऑफ बीम by LSM, in the design of beam by LSM in flexure as per IS 456, as per IS 456, let the maximum strain is limited to 0.0025 for this situation consider a rectangular section. For this situation consider a rectangular section of effective size. So consider a rectangular section of effective size 250 into 350 mm। फिर से effective size दे दी मैंने, 250 by 350 mm। Area of steel is 1500 mm square। Fe 250 की स्टील यूज करनी है एंड M30 कंक्रीट यूज करना है। कंप्यूट पहला पार्ट, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। Second part, at the limit state of collapse, of flexure, calculate the force on compression zone। compression zone of section। चलो कैलकुलेट कीजिए।
पिछले वाले सवाल में मैंने किसे मॉडिफाई कर दिया था? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम स्ट्रेस डायग्राम वाज बीइंग मॉडिफाइड। इस वाले सवाल में स्ट्रेन को चेंज कर दिया। सो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम स्ट्रेस डायग्राम वाज मॉडिफाइड, इन दिस केस द स्ट्रेन डायग्राम इज मॉडिफाइड। तो प्रॉब्लम में कुछ भी मॉडिफाई करके दे देगा आपको, या स्ट्रेस चेंज करके दे देगा या स्ट्रेन चेंज कर दे देगा। तो यहाँ स्ट्रेन बदल दी है। इस बार मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी आ गई है? 0.0025 आ गई। यानी क्या बदल जाएगा? x1 x2 निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? स्ट्रेन डायग्राम यूज करनी। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्ट्रेन डायग्राम ओनली। सो हियर 3/7 और 4/7 विल चेंज। बिल्कुल सही बात है। सो 3/7 4/7 चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेस डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, पर किस में चेंज है? स्ट्रेन डायग्राम में चेंज है। सो स्ट्रेन डायग्राम विल गेट चेंज्ड। तो इसका ध्यान रखना बस, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। बाकी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रेस्ट देयर इज नथिंग। तो दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। तो अगले पेज पे गया तो ये सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन है, सेक्शन बनाई, दिस इज अवर सेक्शन। इस बार थोड़ा बड़ा सेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले में आइडिया लग गया कि छोटे सेक्शन में थोड़े डायग्राम दब जाता है, तो इस बार सेक्शन की साइज थोड़ी बड़ी कर दी है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। So this is our neutral axis. So area of steel. So this is area of steel. Area of steel दे रखा है आपको 1500 mm square. So area of steel is 1500 mm square. This is 250. This is 350. So 250 350. तो फिर से जो वैल्यूज थी वो मैंने मार्क कर दी डायग्राम के अंदर ही। ऑल दी वैल्यूज आई हैव मार्क्ड इन दी डायग्राम। अब स्ट्रेन डायग्राम की एनालिसिस करते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम, पहले स्ट्रेन डायग्राम बनाया। दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। तो दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। इस बार थोड़ी साइज भी बड़ी निकल के आई है। चलो साइज भी बड़ी निकल के आई है, अच्छी बात है। इसको एलिमिनेट किया, डायरेक्टली स्टील के लेवल पे दिखाना है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए निकालनी है आपको वैल्यू। तो बैलेंस सेक्शन के लिए आप स्टील में कितनी स्ट्रेन लोगे? 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES। और मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना है? 0.0025 0.0025। और 0.002 तक क्या रहती है वेरिएशन? पैराबोलिक रहती है। अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, इफ आई शो दी स्ट्रेस डायग्राम हियर, सो दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम। वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्ट्रेस की यहाँ पे? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस? सो दिस इज 0.87 FY 0.87 FY। सो 0.002 तक तो वेरिएशन कैसी है? 0.002 तक वेरिएशन है हमारी पैराबोलिक, उसके बाद हो जाएगी कांस्टेंट। और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है? 0.45 FC के। तो दिस इज द सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज कमिंग आउट। तो पहले केस में तो आपको क्या निकालनी है? इन द फर्स्ट केस व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड? पहले केस में तो आपको निकालना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो इन द फर्स्ट केस यू हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है आपको। तो स्ट्रेन डायग्राम से निकल जाएगी, दैट विल कम फ्रॉम द स्ट्रेन डायग्राम ओनली। तो उसमें तो और कुछ करना ही नहीं है। स्टार्ट करूं कहानी? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पहला पार्ट सवाल का फॉर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए किसको यूज करेंगे? फ्रॉम we'll be using what? Similarity of triangles। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाई। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल किसमें लगाई? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू
Triangle ABE is similar to triangle EGF is similar to triangle EGF. तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया. सिमिलर किया, लिखो भैया 0.0025. XU की जगह क्या लिख दोगे आप? XU की जगह लिख दोगे आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो ये हमारी XU है. दिस इज XU. ये वाली दूरी कितनी होगी? D minus XU. So this distance will be equal to D minus XU. So this distance will be D minus XU. So 0.005 divide by XU limiting. So divide by XU limiting. This is equal to 0.002 plus 0.87 Fy by ES. Divide by. So divide by D minus XU limiting. इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट इन दिस इक्वेशन फॉर एनीवन? वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. तो वैल्यू पुट कर दी 0.0025. सो 0.0025 इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं. XU लिमिटिंग, तो XU लिमिटिंग 0.002 प्लस 0.87 Fy की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ग्रेड ऑफ स्टील 250. सो 250 divide by 2 into 10 raised to power 5. So 2 into 10 raised to power 5 divide by इसको ऊपर ले गया. D की वैल्यू कितनी है? 350. 350 माइनस XU लिमिटिंग. जरा सॉल्व करना और XU लिमिटिंग बताना कितनी है. सॉल्व दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग. सर प्लीज रिपीट द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? प्लीज रिपीट दी फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला रिपीट करूं? 156.25. क्रॉस वेरीफाई कर देना कोई और. somebody क्रॉस वेरीफाइज. 156. अमन ने पहले ही निकाल लिया आंसर. बड़ा तेज है ये. अच्छा, अमन ने वापस रिपीट किया आंसर. मेरे को लगा दो लोगों ने आंसर दिया. भाई क्रॉस वेरीफाई करना कोई और. 156 ही आ रही है. 156.9. ठीक है. So similarity, not formula. पहले पार्ट में कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए. In the first part, any point to be repeated for anyone. सवाल के पहले पार्ट में किसी के लिए कोई सी भी चीज में रिपीट करना हो. क्लियर है पहला पार्ट? तो यहां पे आपको स्ट्रेन डायग्राम चेंज करा दिया उसने. सो इन दिस प्रॉब्लम द स्ट्रेन डायग्राम इज चेंज्ड. सो कंसेप्ट इज आल्सो चेंज्ड. कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी. अगले पार्ट में क्या पूछा है उसने? अगले पार्ट में उसने ये पूछा है कि आप क्या निकाल दो? कंप्रेसिव फोर्स निकाल दो. तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए मुझे किसका एरिया चाहिए होगा? कंप्रेसिव फोर्स के लिए मुझे किसका एरिया चाहिए होगा? स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया चाहिए होगा. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्स आई विल रिक्वायर द एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक. तो मुझे स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया चाहिए. DE. सो AEB. तो ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CED. इज सिमिलर टू ट्राइंगल CED. लगाई सिमिलरिटी? तो लगाओ भैया सिमिलरिटी. तो सिमिलरिटी लगाई हमने 0.0025. 0.0025 divided by XU. This is equal to what? 0.002. 0.002 divided by X2. जरा सॉल्व करना और X2 की वैल्यू निकाल के बताना कितनी आ रही है. बफरिंग. मेरा तो बफर नहीं कर रहा है. यहाँ पे आ रहा है. नेट आ रही है. नेट आ रहा है. ठीक है. जरा कैलकुलेट करना और X2 की वैल्यू बताना कितनी आ रही है. बफर मेरा वीडियो तो सही चल रहा है. X2 इज हाउ मच? अब क्लियर है? ठीक है, वो बीच में चला गया होगा. X2 इज 1/5x. अच्छा 1/5. सो X2 इज 1/5.
x2 इज 1/5 टाइम्स ऑफ xu, तो फिर x1 कितना हुआ, तो x1 सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे, xu माइनस 1/5 टाइम्स ऑफ xu, सो इट इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ xu। जरा चेक कर लेना x2 x1 सही है, x2 x1 उल्टा तो नहीं बता रहे हो, एक बार चेक कर लेना सही आ रहा है क्या ये रिजल्ट। somebody क्रॉस वेरीफाइज, x2 की वैल्यू 1/5x है, यही रिजल्ट है तो आगे बढ़ू, इफ दिस इज द रिजल्ट, नहीं ये नहीं है तो उल्टा बता दिया क्या, उल्टा है तो उल्टा है, तो ये 4 है, ये 4 है और ये 1 है, सो दिस इज 1, तो x2 की वैल्यू 4/5xu है। क्लियर है अब ये, अब तो सही है, अब क्लियर है। देखो अभी भी उल्टा बता रहे हैं, देखो अंकित कुमार, अब अंकित कुमार देखो उल्टी वैल्यू बता रहा है, अब किसकी बात सही है, अब वो अंकित कुमार ने देखो दूसरी वैल्यू बताई है, हाँ ये सही है, तो ये वैल्यू सही है, तो ये वैल्यू सही है, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू। x1 दिखाना कौन सा है, देखो x1 ऊपर वाला है, x2 नीचे वाला है, अब सही है वैल्यू, नाउ द वैल्यू इज करेक्ट। चलो ये तो इसी में परेशान कर दिया, चलो अब एरिया निकालते हैं स्ट्रेस ब्लॉक का, ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, A1 एरिया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, x1, x1 की वैल्यू आपने बताई, x1 की वैल्यू बताई 0.2 टाइम्स ऑफ xu इंटू 0.45 fck इंटू 0.45 fck, 0.45 है ना, 0.45 है, A1 की वैल्यू निकाल के बताना जरा कितनी है, कमिंग आउट 0.45 इंटू 0.2, ये तो 9 हो गया डायरेक्टली, 9 के आगे भी कितना जीरो लग जाएगा, तो 90 और आगे 3 जीरो, 0.09 fck इंटू xu, सो 0.09 fck इंटू xu, यही आ रहा है, चलो ठीक है ये आ रही है वैल्यू, तो A1 निकाल लिया। A2 की वैल्यू, A2 है पैराबोला, 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइज क्या है हमारी, रेक्टेंगल की साइज है 0.8 टाइम्स ऑफ xu इंटू 0.45 fck, जरा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, ये कोफिशिएंट कितना आ रहा है दूसरे एरिया का, व्हाट इज द कोफिशिएंट कमिंग आउट फॉर द सेकंड एरिया, जो दूसरा वाला एरिया है इसका कोफिशिएंट कितना है, जो दूसरा वाला एरिया है पैराबोला वाला, उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है निकल के, इट्स कोफिशिएंट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, पॉइंट 24, so 0.24, so 0.24, so it is coming out to be 0.24, so total area is A1 plus A2, so 0.09 plus 0.24, so 0.09 plus 0.24 plus 0.24 fck into xu, जरा बताना कोफिशिएंट कितनी है टोटल, 0.09 प्लस 0.24 ऐड करो 0.33 fck into xu। अब हम निकाल सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, अब कंप्रेसिव फोर्स निकाला जा सकता है, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, पर अभी भी एक कैच है, आपने एरिया तो निकाल लिया, यू हैव कैलकुलेट द एरिया, कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, xu की वैल्यू निकालोगे, सो इन ऑर्डर टू फाइंड कंप्रेसिव फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ xu, और xu के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन बराबर टेंशन करते हैं, सो नाउ फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सो फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन बराबर टेंशन करी, सो कंप्रेशन बराबर टेंशन की जाती है, सो कंप्रेशन बराबर टेंशन करी, तो हम बोलेंगे 0.33 fck इंटू xu इंटू b इज इक्वल टू 0.87 fy इंटू ast, xu की वैल्यू निकाली, xu की वैल्यू निकाली कितनी आ रही है 0.87 इंटू 250, एरिया पीछे बता रखा है आपको 1500 mm स्क्वायर, 1500 mm स्क्वायर
डिवाइड बाय 0.33 FCK. ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30. ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30 इंटू बी. बी दे रखी है आपको 250 mm. बी दे रखी है 250 mm. जरा कैलकुलेट करना है XU कितनी आ रही है. XU आ रही है 131.82 mm. हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी थी? 156 थी. तो XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम आई. इसका मतलब कैसा सेक्शन है? XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम आई. इसका मतलब कैसा सेक्शन है? सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड. अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, इसका मतलब अब आप बोल सकते हो इफ द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड व्हाट कैन बी रेफर्ड. हमने जो XU निकाली है वो सही निकाली है. क्यों? अगर यही सेक्शन ओवर रीइंफोर्स होता तो क्या आपकी XU सही होती? अगर यही सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड निकल के आता, क्या हमारे XU की कैलकुलेशन सही मानी जाती? नहीं, क्योंकि XU की कैलकुलेशन में आपने स्टील के अंदर स्ट्रेस कितना ले लिया? 0.87 FY. पर अगर ये ओवर रीइंफोर्स्ड होता तो उस समय स्टील के अंदर स्ट्रेस 0.87 FY नहीं होती. तब आपको वो आइटरेशन से XU निकालना पड़ता. देन आपको आइटरेशन करनी पड़ती और XU निकालनी पड़ती. तो अभी क्योंकि XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही कर रखी है. क्लियर है? सो नाउ कंप्रेशन निकाल लो. सो नाउ कंप्रेसिव फोर्स. तो नाउ कंप्रेसिव फोर्स, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है. कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम 0.33 FCK इंटू XU इंटू बी. आ गई हमारी कंप्रेसिव फोर्स. सो 0.33 इंटू 30 इंटू XU कितनी है? 131.82. 131.82. बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है हमारी 250. बी की वैल्यू है हमारी 250. ये वैल्यू है न्यूटन कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन. तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन है ना सिर्फ, तो कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन के अंदर. सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है. सो 326.25. क्रॉस वेरीफाई कर लेना. यही आंसर है क्या? क्रॉस वेरीफाई, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. किलो न्यूटन मीटर. बेटा कंप्रेसिव फोर्स है, किलो न्यूटन मीटर में कैसे आएगा? फोर्स इज कंप्रेसिव, हाउ कम इट इज किलो न्यूटन मीटर? सिर्फ किलो न्यूटन में निकल के आएगी वैल्यू. सो 326.25 किलो न्यूटन. सबका यही आ रहा है. एवरीबडी गेटिंग द सेम रिजल्ट. हाँ, स्टील इज फुल्ली यूटिलाइज्ड. बिल्कुल सही बात है. तो स्टील इज फुल्ली यूटिलाइज्ड. एवरीबडी गेटिंग द सेम रिजल्ट. चलो, सबका ये आंसर निकल के आ रहा है. क्लियर है दोनों सवाल? चले आगे. चलिए, तो बाकी कल करते हैं. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. अभी अगली क्लास भी. अच्छा, आपकी अभी दूसरी क्लास भी है एनवायरनमेंट की. वो मैं क्लास, स्पेशल क्लास लगाना भूल गया था सुबह. कल से आपकी एनवायरनमेंट का मेंस बैच 1 बजे से है. स्पेशल क्लास में होगा. स्पेशल क्लास में होगी कल से आपकी मेंस क्लास. अभी यूट्यूब पे ही आपकी मेंस क्लास. तो आज मैं एक सेशन यूट्यूब पे ले रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने एक सेशन नहीं लिया था. तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूट्यूब पे. कल से आपकी स्पेशल क्लास ही लगेगी. तो फ्रॉम टुमारो वील कंटिन्यू इन दी स्पेशल क्लास ओनली. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.